गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में जो कवर किए थे वो मोर ट्रेडिशनल अप्रोच थी, यानी इसकी बात की थी। इस ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखे थे, है ना, यानी अकाउंट की क्लासिफिकेशंस, अकाउंट को कितनी कैटेगरी में हमने बांटा गया, और फिर हमने उसके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट देखे। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। लेकिन एक समस्या ये थी हमारे लिए कि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारे सिलेबस में एट ग्लैंस है। क्या है इसका मतलब? यानी ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना। लेकिन हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है क्योंकि इट इज़ द बेस ऑफ जनरल एंट्रीज। ज़्यादातर इसी बेस पर ही हम जनरल एंट्रीज करते हैं, क्योंकि अगर इसको ना पढ़ाएं तो बेसिक फर्स्ट स्टेप भी यही होता है। इसलिए हमें बच्चों को बताना भी पड़ता है, ये समझाना भी पड़ता है। ये अप्रोच सिर्फ समझाने के लिए बच्चों के लिए है, लेकिन उसको हमने सिलेबस से एक्सक्लूड किया हुआ है, हमने नहीं, सीबीएसई बोर्ड ने। यानी सिर्फ इसकी ग्लैंस का मतलब होता है झलक, यानी ये सिर्फ झलक है ना, किसकी? इस मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच की। यानी सिलेबस में सिर्फ इसको दिखाया गया है, एग्जाम का पार्ट ये नहीं होने वाला, है ना। अच्छा, लेकिन बच्चों इसकी बात करते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो जैसे यहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंट थे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। जैसे यहां टाइप्स ऑफ अकाउंट थे, ऐसे ही यहां भी टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, यहां भी टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं। ये लो, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अच्छा, तो क्या ये उनसे अलग होने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल अलग होने वाले हैं। और हम इसको ही ध्यान में रखकर अब आगे के अकाउंट को स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ थ्योरम कुछ और लगती है, यहाँ पर थ्योरम कुछ और लगती है। बेसिकली यहाँ पर अकाउंट को कितने टाइप से डिवाइड करा गया, या तो वो पर्सनल था या इम्पर्सनल था, है ना, यही था ना, पर्सनल और इम्पर्सनल। लेकिन यहाँ पर हमने अकाउंट के 5 क्लासिफिकेशंस की। दिस इज, या तो वो कैपिटल होगी, अच्छा, या वो लायबिलिटी होगी, है ना, अच्छा, और क्या हो सकती है, या इनकम होगी, ठीक है, या एक्सपेंस होगा, या एसेट होगी। यानी अगर हम कुछ भी करते हैं, सैलरी दे दी, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। गया क्या? कैश, तो एसेट होती है कैश, ठीक है। हाँ, सैलरी मिली तो इनकम हो गई। कैश क्या है? एसेट है। तो कोई भी अकाउंट जो अफेक्टेड होते हैं इन द एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, ऑल द टाइप्स ऑफ अकाउंट आर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ दीज, ठीक है। यानी इन 5 कैटेगरी के अंदर ही वो आने हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता कि वो इससे बाहर चले जाए। जैसे हमने यहाँ पर इन कैटेगरी में बांट दिया था, हम एक्चुअल में क्या हुआ बच्चों, ये पुराने ज़माने की ट्रेंड चला हुआ है। ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने में चला हुआ था। आज जो चलता है मॉडर्न टाइम है, मॉडर्नाइजेशन का टाइम है, तो हम इस तरीके से इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने अकाउंट को 5 क्लासिफिकेशंस कर दी, इसकी 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया, यानी इसके अलावा होगा ही नहीं। अच्छा, या तो वो कैपिटल होगा, या लायबिलिटी होगी, इनकम होगी, या एक्सपेंस होगी। सही बात। तो रूल्स क्या होंगे फिर इनके? हाँ, रूल्स भी बताऊंगा मैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
कौन से बेस पर? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशंस। मॉडर्न क्लास दी हैं ये। वो कौन सी क्लास थी? ट्रेडिशनल क्लास। ये जो क्लासिफिकेशन थी, पर्सनल के भी कौन कौन से तरीके? नेचुरल, है ना, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल के कौन से थे? रियल और नॉमिनल, है ना। तो ये थी इनकी क्लासिफिकेशन। हम इसको ना ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्या करना है? करना कुछ नहीं है, एक काम करो, इन दोनों को लो, इन दोनों के केस में, यानी क्या है ये? एक्सपेंस और एसेट के केस में अगर इंक्रीज होते हैं, या तो ये इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। ठीक है, भाई हमने सैलरी दी, मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, तो सैलरी इंक्रीज हुई ना, पेड करी ना। पहले हमारी सैलरी का खर्चा हुआ था 10,000, हमने 2,000 और सैलरी दे दी। इसका मतलब क्या हुआ? 10 से 12,000 हो गई ना सैलरी, इंक्रीज हो गई ना, सैलरी का एक्सपेंस बढ़ गया। भाई तुमने मॉर्निंग में क्या करा? आज 10,000 रुपये खर्च कर दिए, फिर उसके बाद 5,000 और खर्च करे, तो क्या कहोगे? एक्सपेंस बढ़ गए भाई। आज 10,000 के 5,000 और हो गए। तो अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं या एसेट इंक्रीज होती हैं, कैसे? हमने एक कार परचेज कर ली तो एसेट बढ़ गई ना हमारे पास, इंक्रीज हो गई। कार बेच दी तो एसेट डिक्रीज हो गई। समझ में आती है बात? एक्सपेंस भी कम हो सकता है, हाँ हो सकता है। हमने 10,000 पेड करे थे, 2,000 वापस मिल गए, हमें रिफंड हो गए, डिक्रीज हो गया ना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इन द केस ऑफ एक्सपेंस एंड एसेट, इफ these two value are increase then it will be debited। क्या होगी वो? डेबिट होगी। और अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होगी। मैं इस ट्रेडिशनल को हटा देता हूँ, ये लो, काम खत्म। क्या काम इसका? बस ये लो, इसको ठीक से लिख देते हैं। यानी दोबारा देख लो, अगर दीज वैल्यू आर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, दो ही चीजें होंगी, देन क्या होगी? इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट। ऐसे नहीं समझ में आता, हमें बताओ एग्जाम्पल देकर। ये लो, मशीनरी खरीदी, परचेज, कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। तो मशीनरी इंक्रीज हुई कि नहीं? आई हमारे पास, आई ना, प्लस हुई हमारे पास मशीनरी। और कैश क्या हुआ? कैश गया, मींस डिक्रीज हुआ। तो मशीनरी अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है कैश तो क्रेडिट, यानी मशीनरी को डेबिट कर देंगे, है ना, और क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये लो, बन गई एंट्री। अच्छा, मैं इसी एंट्री को पुरानी वाली अप्रोच के हिसाब से देखूं तो एसेट जब आती है तो डेबिट करते हैं। ये लो, इन द रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड रियल ही कैश है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। अच्छा, तो हम अप्रोच कोई सी भी लगाएं, एंट्री सेम बनने वाली है। हाँ, एंट्री बिल्कुल सेम बनने वाली है, कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, अब बात आती है, इन दो का तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया, बाकी 3 बचे। तो एक काम करो, तीनों को एक साथ लो। कौन कौन से? कैपिटल को भी लो, लाइबिलिटी को भी लो और इनकम को भी लो। अगर ये तीनों हैं, अच्छा मैंने तीनों को एक साथ बांध दिया, क्या करें इनको? अगर ये इंक्रीज होगी तो क्या होगा, और अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा? These 3 terms are just opposite to these 2 terms, है ना।
अगर ये इंक्रीज होने पर डेबिट हो रही है तो ये क्रेडिट होगी, ठीक है। डिक्रीज होने पर ये क्रेडिट हो रही है तो ये डेबिट होगी, बस बात खत्म। ये तो याद भी यही हो गए। यानी अगर ये तीनों है, अगर हम कुछ भी करते हैं वो इन तीनों की कैटेगरी में है, तो इंक्रीज होने पर क्रेडिट, डिक्रीज होने पर डेबिट, और इसमें रिवर्स, इसका रिवर्स, ठीक है, या ये इसका रिवर्स या ये इसका रिवर्स। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बड़ा ही टेक्निकल कि इस अप्रोच में और उस अप्रोच में डिफरेंस क्या था। एक बड़ा अजीब सा डिफरेंस था। एक तो इनके तरीके थोड़े से अलग थे, वहाँ पर रिसीवर गिवर की बात हो रही थी, यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज की सिमिलर एक ही टर्म्स यूज़ कर रहे हैं हम। लेकिन एक चीज़ देखो कि हमने क्या माना, एक्सपेंस क्या है। अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, मशीनरी खरीद ली, यानी हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो दिस इज मीन द एसेट इज जनरेटिंग अगेंस्ट देम और लायबिलिटी डिक्रीजिंग। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आते हैं हमारे एक्सपेंस की टर्म्स में, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट था कि मैंने जब जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वहाँ पर हमने गुड्स की बात करी थी। गुड्स खरीदते समय वो स्टॉक माना जाता था, आया गुड्स तो स्टॉक में प्लस हो गया, गया तो स्टॉक से माइनस हो गया, और स्टॉक कैटेगरी में आता था रियल अकाउंट के नेचर्स में, ठीक है। लेकिन नॉमिनल के में नहीं आता था। नॉमिनल मतलब एक्सपेंस की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है। लेकिन अगर हम इस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलते हैं तो हम परचेज को एक्सपेंस मानकर चलेंगे, ना कि हम उसको स्टॉक की कैटेगरी में जोड़कर चलेंगे, ठीक है। यानी परचेज अगर हम करते हैं तो एक्चुअल में हुआ क्या, हमने कोई 10,000 का गुड्स परचेज किया, ये लो ध्यान से देखना इसको, और उसको हमने 12,000 का सेल कर दिया, ठीक है। बिटवीन देम हुआ क्या, 2,000 का प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है। अब मैं इनकम की बात कर रहा हूं। इनकम इंक्लूड प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग इनकम एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यानी ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, प्रॉफिट को ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, ठीक है। बात आती है इसकी, ये तो इनकम मान ली गई, आ गया इनकम की कैटेगरी में, है ना। अब बात आती है कि खरीदते समय हमने पेमेंट किया, यानी हम इसको ट्रीट करेंगे एज एन एक्सपेंस। क्या माना जाएगा इसको, एक्सपेंस कहेंगे हम इसको, क्योंकि पेड करते समय हमारी जेब से कुछ जा रहा है। सिर्फ सेल परचेज की बात कर रहा हूँ, हम इसको गुड्स ना मानकर, गुड्स कम होना ज़्यादा होना नहीं मान रहे, हम इस अप्रोच के हिसाब से इस परचेज को क्या मान रहे हैं, एक्सपेंस। और सेल की जो वैल्यू है, यानी 2,000 तो प्रॉफिट हो गया, बाकी 10,000 और जो बिका विद प्रॉफिट, यानी टोटल में इसको हटाओगे। यानी जब हमने बेचा तो हमारे पास पैसे आए, तो मैंने इसको इनकम माना, है ना, और जब खरीदा तो एक्सपेंस माना। और ध्यान कर लो इनकम की डेफिनेशन में क्या था, एक्सपेंस ओवर द रेवेन्यू, यानी इसको कहते हैं हम रेवेन्यू, सेल को, इसको ही तो रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस मींस इनकम। तो अगर 12,000 इससे कम है, यानी रेवेन्यू ज़्यादा है कि इससे एक्सपेंस है, तो जो बचकर आता है वही इनकम होती, प्रॉफिट होता है, सॉरी, है ना, वही प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या कहती है, रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस। इसलिए हमने इसको रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस, यानी परचेज की वैल्यू कम है सेल वैल्यू से, और वो निकल कर आता है प्रॉफिट। तो इस टर्म्स को ध्यान रखना है कि परचेज और सेल को हम किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चों, हम इसको रखेंगे एक्सपेंस और इनकम की कैटेगरी में। यानी सेल को ट्रीट किया जाएगा एज एन इनकम और परचेज को ट्रीट करा जाएगा एज एन एक्सपेंस, ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमने उसको स्टॉक माना था, यानी रियल अकाउंट की कैटेगरी में डाला था, ठीक है। नोट करो जल्दी से, अब हमें इसके हिसाब से जनरल एंट्री करनी है। फिर
तो बच्चों मैंने इसको सेपरेटली एक तरफ कर दिया है ना। ये हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन थी अकाउंट्स की, कि अकाउंट को 5 कैटेगरी में डिवाइड करा, या तो वो कैपिटल होगी, या लायबिलिटी होगी, इनकम होगी, एक्सपेंस होगी, या एसेट होगी। अब एसेट के लिए हम क्या करते हैं कि उनको इंक्रीज और डिक्रीज देखना है कि क्या वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही हैं। इनको भी इंक्रीज और डिक्रीज देखना, उसके बिहाफ पर हम डिसाइड करेंगे कि डेबिट करें या क्रेडिट करें। मैंने वही लेन देन बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको कराई थी वही लिखी है, बिल्कुल सिमिलर है ना। एंट्री सेम होने वाली है, बस थिंकिंग टेक्निक चेंज होगी, है ना। उसके बिहाफ पर सोचना था हमें मॉडर्न ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, और नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जनरल एंट्री करते हैं बिहाफ ऑफ दैट, ठीक है ना बेटा। ये लो, मेरा फॉर्मेट बना लूँ इसका। हाँ, बिना फॉर्मेट के नहीं करवाएंगे। तो ये लो बच्चों, मैंने जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया। चलो बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन। देखो, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, क्या हुआ बिजनेस में, यही एंट्री उसमें थी, उसकी थिंकिंग के हिसाब से भी सोच लेना। और मैं अब इसके हिसाब से चलता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में कैश आया, इसका मतलब कैश इंक्रीज हुआ ना। कैश क्या है, एसेट है बेटा, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट। ये लो, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अच्छा, देने वाला कौन था, ओनर, लगाने वाला तो ओनर था, मींस कैपिटल है। तो कैपिटल कौन सी कैटेगरी में है, ये। जब कैपिटल आई, कैपिटल आ गई ना बिजनेस में, तो इंक्रीज हुई ना कैपिटल। अगर वो पैसा निकालता तो कैपिटल डिक्रीज होती, यानी विड्रॉ करता, है ना। और पैसा लेकर आ रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे बिजनेस में पैसा लगाते रहोगे कैपिटल इंक्रीज होती रहेगी। तो जब कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्या करते हैं, कैपिटल इंक्रीज के केस में उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये लो, कैपिटल, क्योंकि ओनर का नाम किसके हिसाब से खुलता है, ना कि मोहन के, कैपिटल के हिसाब से खुलता है। कितने रुपए लगाए, 1 लाख रुपए। तो हमने कैश डेबिट किया तो डेबिट साइड में लिखा, और कैपिटल को क्रेडिट किया। दैट्स ऑल। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है, एक एंट्री हो गई। गुड्स परचेज करा, तो एक चीज हमने ध्यान रखी थी कि अच्छा, गुड्स के केस में मैं इसका बिजनेस भी फर्नीचर का ही कर देता हूँ। लो, गुड्स की जगह वर्ड यूज लिख देता हूँ मैं फर्नीचर। नहीं बता रहे हम कि गुड्स है या नहीं, हमें खुद पहचानना है ना, हमें खुद पहचानना है कि गुड्स है कि नहीं। काम क्या है इसका, मोहन का, फर्नीचर ट्रेडर है ये। इसका काम फर्नीचर को खरीदने बेचने का है। फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर यूज करें वर्ड या परचेज यूज करें, परचेज यूज करेंगे इस केस में, है ना। बताया था क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे लिए फर्नीचर ट्रीटेड एज ए गुड्स। तो नाउ फर्नीचर विल नॉट बी यूज इन दिस केस, ठीक है। वी हैव टू यूज द वर्ड परचेज इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर खरीदा, आया ना, इंक्रीज हुआ। और वैसे भी परचेज को हमने क्या मानकर चले थे, हम परचेज को एक्सपेंस ट्रीट करके चलेंगे। अब स्टॉक नहीं, ध्यान रखना, फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड सेल विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम, ठीक है। बताया था क्या रीजन था, क्योंकि परचेज करते समय हमसे एक्सपेंस होता है, खरीदते समय, बेचते समय ऐसा आता है, यानी इनकम होती है। तो फर्नीचर एक्सपेंस है, फर्नीचर एक्सपेंस हुआ, डेबिट करो, यानी इंक्रीज इन एसेट। और क्या गया हमारे पास से, कैश डिक्रीज हुआ, तो इन केस ऑफ डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो क्रेडिट
में क्या, इसको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ डेबिट लिखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो कैश अकाउंट कितना, 5000। बीइंग गुड्स परचेज, या फर्नीचर परचेज। थर्ड टर्म्स आती है मशीनरी परचेज। तो नाउ मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट, क्योंकि मशीनरी का काम हम नहीं कर रहे हैं। ये जो मोहन ट्रेडर है ये फर्नीचर ट्रेडर है, ना कि मशीनरी का ट्रेडर, ठीक है। तो अब हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो मशीनरी का ही यूज़ करेंगे, बिकॉज द मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट। और एसेट खरीदी है यानी इंक्रीज हुई है, एसेट को मान लो, एक्सपेंस को मान लो, बात तो एक ही है ना। तो एसेट खरीदा, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने के केस में हम इनको डेबिट करेंगे, लेकिन वर्ड यूज़ करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, है ना। और गया क्या, क्योंकि ये नहीं बताया कि किससे खरीदा, ना इसमें बताया ना इसके में बताया, इसका मतलब हमने कैश खरीदा होगा, हमारे पास से क्या गया होगा, कैश। और कैश भी तो एसेट ही होती है, और व्हेन द एसेट विल बी डिक्रीजिंग विल बी क्रेडिटेड है। ये लो लिख लेना, बीइंग मशीनरी परचेज। आगे फर्नीचर खरीदा हरी से, अच्छा फर्नीचर गुड्स आ गया, वर्ड यूज करेंगे परचेज, तो इसका मतलब एक्सपेंस हुआ, परचेज का नाम आते के साथ ही एक्सपेंस, है ना। एक्सपेंस इंक्रीज विल बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड। क्या कैश गया, नहीं गया, लेकिन हमने ये माना कि नाम दिया है तो उधार खरीदा होगा। अब उधार किसी से खरीद कर आओगे तो तुम्हारे पास उसको पेमेंट देने की लायबिलिटी क्रिएट होती है कि नहीं, जिम्मेदारी है कि नहीं। देन हरी विल बी क्रेडिटर हेयर, कि हमने उससे उधार खरीदा तो जिससे हमने उधार खरीदा वो हमारे लिए क्रेडिटर बन गया, लेकिन जिसको हमने उधार बेचा वो हमारे लिए डेटर बन जाता है। तो जब उधार खरीदते हैं हरी कौन बना, हमारे लिए क्रेडिटर, यानी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और हरी को ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कितने रुपए की खरीदी, 3000 की। गुड्स परचेज फ्रॉम हरी बीइंग फ्रॉम हरी, ठीक है। ये एंट्री हो गई, बची कौन सी, ये दोनों। चलो इनको भी करते हैं, पहले इसको रफ कर दूं, नोट कर लेना इसको पॉज करके। ये लो, सैलरी पेड करी एक्स को। एक बात समझ में आती है कि सैलरी एक्सपेंस है, जो हम ट्रेडिशनल में फॉलो कर रहे थे ये रूल्स इसी के लिए ही फॉलो करेंगे कि जब हम किसी को एक्सपेंस देते हैं तो किसको दे रहे हैं, मिस्टर एक्स को दे रहे हैं, जेड को दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हम एक्सपेंस टर्म्स को यूज़ करेंगे। और एक्सपेंस अगर दिया है तो मीन्स इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड विद देयर ऑन नेम। सैलरी अकाउंट डेबिटेड, पेमेंट किया, कैश गया, कैश क्या है, एसेट, और उस एसेट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि एसेट डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट करते हैं। अच्छा, नाउ कमीशन रिसीव, एक्सपेंस के साथ में हम किसको दिया, हमें कोई मतलब नहीं। सिमिलर टर्म्स यूज होती है इनकम की कंडीशंस में कि हमें इनकम किससे मिली, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो उस इनकम का नाम लिखना है कि इनकम किस फॉर्म में हुई। एक्सपेंस किस फॉर्म में हुआ, सैलरी के फॉर्म में, इंटरेस्ट दिया, रेंट दिया, है ना, या और क्या हो सकते हैं, और अदर एक्सपेंस हो सकते हैं।
ऐसे ही हमें इनकम के बारे में सोचना है कि इनकम किस फॉर्म में हुआ, हमको उसकी टर्म्स यूज़ करनी है। तो इनकम जो यूज़ हुई कमीशन के टर्म्स में हुई। इनकम को क्या करते हैं, इनकम हुई, इंक्रीज इन इनकम विल बी क्रेडिटेड। अच्छा ये लो 2 से करते हैं हम क्रेडिट वाली एंट्री, टू कमीशन। जब इनकम हुई तो कैश मिला, पी से न, हमें मतलब नहीं, पी है जेड है कौन है ना, टू कमीशन। क्या हुआ, कैश आया, कैश क्या है, एसेट आया तो इंक्रीज हो गया कैश, और इंक्रीज इन कैश विल बी डेबिटेड। ये लो बच्चों, ये थी हमारी जनरल एंट्रीज और इनकी एप्लीकेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ जनरल एंट्रीज। ठीक है, दोनों टर्म्स में से कोई भी तुम थिंकिंग टैंक यूज कर सकते हो, चाहे इसकी थिंकिंग से चलो या उसकी थिंकिंग से चलो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इन द रिटन फॉर्म आई नीड टू कंप्लीट द दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CBSE गाइडलाइन। ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ ठीक तो है। इसके बाद आप कोशिश करना एक एक एग्जाम्पल जनरल एंट्री के करने के, है ना, और जो भी दिक्कत होंगी हम गूगल मीट पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर्स होंगे मैं उसकी एक्सरसाइज पर पहुंचता हूं, क्योंकि जो समझाना था वो मैं अब समझा चुका हूं। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन।